छठ का पर्व भी अब राष्ट्रीय पर्व बन गया है तो वो और खुशी की बात है। और मैं देख रहा हूं कि पहले कुछ राज्यों के पर्व ज्यादातर वहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा है उसका एक बात नजर आ रही है। जैसे नवरात्रि तो मैं देख रहा हूं वो ग्लोबल हो गई है, दुर्गा पूजा तो ग्लोबल हो गई है, इवन काइट फ्लाइंग तो एक अच्छा संकेत है। छठ पूजा भी मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने में उसका महात्मा है। ये ठीक है कि उसके मूलभूत तत्वों की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा संदेश ये है कि कहा तो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव है उगते सूरज की पूजा करना, लेकिन छठ पूजा वो उत्सव है जो डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है, और ये जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है उसमें। तो इन सभी त्योहारों की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत कठिन समय से दुनिया गुजरी। कोविड ने यानी मानव जात के इतिहास में जो बहुत बड़ी चीजें दर्दनाक है उसमें से वो एक कालखंड रहा, और उस कालखंड के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियमितता होती हैं, वो भी खंडित हुई। तो पहले तो मैं जब यहाँ पार्टी का मैं संगठन का काम करता था, 1100 का रोड रहता था, तब भी ऐसे अवसर पर सबसे मिलना हो जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक मौका मिलता था, लेकिन वो भी बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार पूरी तरह वो जो दबाव था कोविड का, पूरी तरह मुक्ति का आनंद इस बार उत्सवों में नजर आया है। सब दूर उत्सव उसी प्रकार से मनाए गए हैं, लेकिन उस कालखंड में हमने कुछ साथियों को भी खोया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन पत्रकार मित्रों को जानता था उनको खोया, कुछ उनके परिवारजनों को खोया, ये भी मेरे पास जानकारी मिली। और जब मैं इन दिनों एक बात मैं जानता नहीं कि आज ऐसा विषय कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दिनों छोटी आयु के कुछ पत्रकारों को हमने खोया है। वैसे तो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़ाते हैं, लेकिन 40 के बाद कम से कम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और जैसे हम लोगों की पब्लिक लाइफ है तो आपकी भी उतनी ही गति से पब्लिक लाइफ तनावपूर्ण और आपाधापी की रहती है। हम कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें मेडिकल चेकअप के लिए सरकार भी कोई व्यवस्था करे, आपके बिजनेस हाउसेज हैं वो भी कुछ व्यवस्था करें, लेकिन 40 के बाद हमारे फील्ड के जितने भी साथी हैं, उनके परिवारजन भी हैं, हम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप का, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत हैरान हूं कि 40-50 की आयु के लोग हमने खो दिए। और ये बड़ा ही दर्दनाक था जी। और ये कोविड वाले नहीं, इसके सिवाय भी हमने खोए। तो ये मन को, और जब जिसको जानते हैं, सालों से जानते हैं, कभी मिले नहीं लेकिन देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो एक लगाव तो होता ही है, आत्मीय संबंध होता है। और उनका जाना एक जरा मन को पीड़ा देता है। मैं चाहूंगा कि हमारी मीडिया टीम और आपके कुछ लोग मिलकर के इस पर हम कुछ अगर बना सकते हैं तो मुझे खुशी होगी, कोई व्यवस्था हम विकसित करें। साथियों, ये माहौल इन दिनों इतना
विविधता भरा है। और मैंने देखा है कि दीपावली के पर्व में रसोई घर भी बहुत बिजी होता है, भांति भांति की चीजें बनती है। और मैं देख रहा हूं कि इस बार खबरों के रसोई जो है उसमें भी भरपूर मसाला है, क्योंकि 5 राज्य तो आपके हाथ में है ही है। वर्ल्ड कप भी है और आप में से कुछ लोगों को संकट की घड़ी में भी जाना पड़ा है, रिपोर्टिंग के लिए युद्ध भूमि में जाना पड़ा है। तो मसाला भरपूर है जी, लेकिन उस सोशल मीडिया भी एक नया मसालेदार आपको परोसता रहता है, तो उसके कारण आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है। वरना गांव या दूर दरार जिलों में जो रिपोर्टर थे वही आपके लिए अल्टीमेट वर्ड था उनका, क्योंकि उनने जो भेजा तो आप मानते थे यार अपना आदमी है, सही पता होगा। लेकिन उसी समय एक सोशल मीडिया में नजर पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट से खबर आई है, नहीं यार ये नहीं है वो है, तो फिर आप उसको कहते हैं यार तू क्या भेजता है, तो प्रेशर उसका बहुत बढ़ रहा है। और मैंने देखा है कि काफी मीडिया हाउस के लिए एफिशिएंसी इसलिए भी बढ़ रही है कि सोशल मीडिया की मदद से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजों को वेरीफाई कर रहा है। एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि ये बदलते हुए खास करके टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसका प्रभाव बहुत तेजी से हमारी सभी व्यवस्थाओं में पड़ेगा। 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं आपकी मदद चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि, और मदद इसलिए चाहता हूं, मदद कोई किसी से इसलिए मांगता है कि जब पता है कि मदद मिलेगी। वो ऐसे ही सोने की जाल कोई पानी में नहीं डालता है, और मैं तो नहीं डालता हूं। और मेरा भरोसा इसलिए है कि स्वच्छता का अभियान जो है उसको जिस प्रकार से मीडिया ने उसको तवज्जो दी, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक प्रकार से उसको हर एक ने अपना काम माना और उसमें कभी पूर्ण विराम नहीं आने दिया। उसको उसमें नए रंग रंग भरते गए, उसमें लगातार उस व्यवस्था को, उस आंदोलन को, उस भावना को प्राणवान बनाया है। और इसके लिए मैं जब भी मौका मिलता है मैं मीडिया जगत का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसमें मुसीबत ये हुई कि मेरी अपेक्षाएं बढ़ती गई। पहले तो अगर आप ये न करते तो मैं कहता ही नहीं यार इनको क्या कहें, लेकिन अब आप करते हैं तो कहने का मन करता है। 2 चीजें मुझे लगती हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है।
अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एक आध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती रही। आज एक आध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया। वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया। ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखें, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए। ऐसा मैंने, उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी मेरी एक अपेक्षा है जिसको मैं समझता हूं कि आप जरूर मदद कर सकते हैं। किसी भी समाज में, व्यक्ति में, राष्ट्र जीवन में कुछ पल आते हैं, कुछ कालखंड आता है जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए एक जंप दे देता है। आज मैं जो वैश्विक परिस्थितियां देख रहा हूं, जिस जगह पे मैं हूं, तो मुझे कुछ ज्यादा गहराई में देखने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूं शायद ऐसा काल हम लोगों के सामने हम देख पा रहे हैं। हमारा ये कालखंड उस भव्यता की तरफ जाने वाला कालखंड से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत की बात ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये जमीनी सच्चाई है, पूरी संभावना है। अब जैसे इस बार वोकल फॉर लोकल, आप सबने भी मेरी मदद की। ठीक है, अभी तो लोगों का दिमाग दिए तक रहता है, उनको लगता है वोकल फॉर लोकल मतलब दिया खरीदना। उसको ये मालूम नहीं कि मैं गणेश चतुर्थी में छोटी आंख वाले गणेश जी क्यों लेता हूं और कहां से लेता हूं। हमारे देश के गणेश जी तो छोटी आंख के हो ही नहीं सकते, लेकिन लेता है, पता नहीं उसको। अगर हम वोकल फॉर लोकल इस विषय को जितना बल दिया, और मैं इस छठ पूजा के साथ जोड़ करके हिसाब लगाऊं, तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है जी। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है जी, और उसमें हर छोटे मोटे व्यक्ति की जिंदगी में कमाई होती है। और मैं इसी ताकत के आधार पर कहता हूं कि हम विकसित भारत की विषय को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होता है,
सकारात्मक चीजों से लोगों को किसी की वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, असत्य को दबाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं करूंगा। लेकिन जो चीजों में सामर्थ्य है, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी चीजों को हम बल दे सकते हैं। और ये भी सही है कि विकास, आर्थिक बाबतें, ये अब केंद्र में रहने वाली हैं आने वाले 25 साल तक, क्योंकि विश्व भी हमारा मूल्यांकन उस बात पर कर रहा है। और इन दिनों जहां हम हैं और जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। मैं अभी आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं चुनाव के मैदान से नहीं आया, मैं ग्लोबल साउथ समिट में से आया हूं। 130 देशों का ग्लोबल साउथ समिट में होना, ये अपने आप में, मैं मानता हूं, जो आपके यहां जो विदेश मंत्रालय की चीजें देखते होंगे, इनके लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी कुछ तो है जिसके कारण ये हो रहा है। हम 2047 विकसित भारत का मिजाज, अब देखिए दांडी यात्रा, भारत का मीडिया का ध्यान बहुत कम गया था। महात्मा गांधी जब दांडी, भारत में उस समय जो भी मीडिया पैदा हुआ था वो सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए पैदा हुआ था, वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको दांडी यात्रा की ताकत नजर नहीं आई थी। पहली बार जब एक विदेशी पत्रकार ने उसकी स्टोरी की, तो उसने बाद में लोगों को चौकन्ना कर दिया कि ये क्या हो रहा है। वरना लगता यही था कि यार एक छोटे से रूट पे 250 लोग चल रहे हैं और एक चुटकी भर नमक उठा के होना क्या है। लेकिन उस पत्रकार ने लिखा था कि ये कोई बहुत बड़े रिवॉल्यूशन का ये मजबूती है इसमें। और उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उस चीज को, और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया कि जिसने देश को विश्वास पैदा कर दिया कि अब आजादी लेके रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कोविड के संकट में दुनिया की तुलना में हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है, उसने भारत के लोगों में विश्वास पैदा किया है, दुनिया में भी पैदा किया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ने के सपने। अब जैसे 13.5 करोड़ लोगों का 5 साल में गरीबी से बाहर आना, वो तो एक विषय है। लेकिन इतने परिवार जब न्यू मिडिल क्लास बनते हैं तो उसके एस्पिरेशन का लेवल अपर मिडिल क्लास का होता है। वो भी चाहते हैं मेरे घर में टीवी आ जाए, वो भी चाहता है अब पंखा नहीं एसी आ जाए, वो भी चाहता है चेयर नहीं सोफा आ जाए। जो उसके एस्पिरेशन है वो किसी की बराबरी में बैठने के होते हैं। वो चाहता है वो घर के बाहर साइकिल नहीं, अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। यानी ये एक बहुत बड़ा उसका इको इफेक्ट होता है व्यवस्थाओं पर। और वो इसको मैं मानता हूं आज जो इस दिवाली में इतना बड़ा मार्केट, उसके पीछे एक कारण ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है जो बहुत तेजी से बराबरी करना चाहती। और आज उसके जेब में बैंक अकाउंट है, रुपए कार्ड है, रेडी पटरी ठेले वाले लोग, उनको 2 राउंड 3 राउंड बैंक से लोन, सामने से मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम और लोन ले लो। और एनपीए हार्डली 1%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैंने कई बार आपने मुझे सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट करना आपका समय ले रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में शहडोल क्षेत्र में गया था। 2 चीजें मुझे बड़ी ही इंस्पायर कर गई। एक तो मेरा कार्यक्रम था, मैं एक आदिवासी गांव में समय बिताना चाहता था, तो मैं शहडोल के पास गया था। तो वहां जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी कुछ बहनों को उन्होंने बुलाया था और कुछ यूथ को बुलाया था, नौजवानों को।
जब नौजवानों से मैं मिला तो मैंने पूछा आपका गांव, तो बोले मिनी ब्राजील है। अब मैं इतने साल मध्य प्रदेश में संगठन का काम किया था, मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरा कान सतर्क हो गया। मैंने कहा कि मिनी ब्राजील क्या है? बोले साहब हमारे हर गली में फुटबॉल क्लब है, और बोले हमारे यहाँ, और एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, नाम मैं भूल गया, वे पहले खेलते थे, फिर शायद उनको फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कोच के रूप में काम करे, वो उस गांव के थे। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में लिया, और परिणाम ये मुझे बता रहे थे कि साहब हमारे कुछ घर ऐसे हैं जहां की 4-4 पीढ़ी के लोग फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं। और बोले हमारे यहाँ गांव में जब फुटबॉल का फेस्टिवल होता है, ईयर में एक बार फेस्टिवल करते हैं, तो अगल बगल के 20,000 लोग तो दर्शक होते हैं। छोटे बच्चे फुटबॉल, 80 साल के बुजुर्ग फुटबॉल। मैंने कहा भाई मानना पड़ेगा, शायद ब्राजील में भी ऐसा नहीं होगा। अब ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, मैं उन महिलाओं को मिला, तो मैंने कहा भाई आप लोगों को बुलाया तो यहाँ सिलेक्ट कैसे कर लिया? तो बोले हमें बताया गया कि जो लखपति हैं वो आ सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले हमारा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी में 11 बहनें हैं, किसी में 13 हैं, और हम सभी लोग साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली बहनें हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और उसी में से मैं इंस्पायर होकर के मैंने भी एक टारगेट तय किया है कि हम 2 करोड़ महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं बना का काम अचीव करके, 2 करोड़ लखपति, ये ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं, और अच्छा ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन इतने पैसे कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गहने खरीदे। मुझे था शायद पहला जवाब तो यही आएगा, और वो स्वाभाविक है, कोई मैं महिलाओं को अन्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक था, क्योंकि उसको सुरक्षा दिखती है उसमें। जीवन की सुरक्षा का वो एक साधन है उसके लिए, वो मौत का साधन नहीं है। हमारी ये गलत सोच है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट के समय ये काम आने वाला है, तो ये सोशल सिक्योरिटी है हमारे यहाँ। तो उसने मुझे कहा हमें गहने खरीदना है, मुझे कुछ मैंने गहने लिए हैं। फिर एक दूसरी महिला ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा आप क्या पढ़ी हैं? तो बोले मैं 8वीं या 9वीं कुछ बताया। 30-32 साल की उम्र होगी। बोले मैं लखपति दीदी हूं। मैंने कहा क्या करती हो, क्या किया पैसों का? बोले मेरे पति मजदूरी करते हैं और वो साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी और उनको गिफ्ट की। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए साइकिल पे जाते हैं, मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी। अब मेरे लिए साइकिल और स्कूटी नहीं है, मेरे दिमाग में स्थिर होता है कि मेरा देश की ताकत यहां है। ये एस्पिरेशन जो है ना, ये मिजाज है, वो मेरे देश को बदलेगा। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ उसका? बोले फिर मुझे किसी ने बताया कि हमको अब बैंक से लोन मिल सकता है, क्योंकि हम एक लखपति हैं, 2 साल से मैं इतना कमाती हूं। तो बोले मैं बैंक वालों से मिली। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने, स्थानीय सरकार के किसी व्यक्ति ने मदद की। तो बोले मुझे पता चला कि मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ। तो बोले मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर की लोन लूं। मैंने कहा ये हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? कहां साइकिल, कहां स्कूटी और कहां ट्रैक्टर? बोले नहीं, बैंक से पैसा मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पैसे दे दूंगी वापस। तो बोले मैंने ट्रैक्टर लिया। मैंने ट्रैक्टर मेरे पति को गिफ्ट किया। मेरे पति को मैंने ड्राइविंग सिखवाया, और बोले मेरे पति आजकल 8 से 10 गांवों में हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतने की मजदूरी करते हैं, और बोले 6 महीने के अंदर ट्रैक्टर की मेरी लोन पूरी भरपाई हो जाएगी। और मैं आज गर्व से कह सकती हूं
कि मेरा परिवार लखपति है। शहडोल के पास एक ट्राइबल गांव का ये मिजाज, एक आदिवासी 30-32 साल की बेटी के मन में ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे कहता है कि देश 2047 में विकसित होकर के रह सकता है अगर हम सबकी ताकत लग जाए। और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। भले आज कार्यक्रम इस पार्टी के स्थान पर है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, देश का है। और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अब उसमें कैसे? जैसे मान लीजिए आप ही तय करें कि भाई 10 ऐसे शहर देश में, वो आपके बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज बड़े इवेंट करते हैं, इसी मुद्दे पर इवेंट कि बताइए इस शहर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कब तक होगी और कैसे हो सकती है, इस शहर की चर्चा करते हैं। इस शहर की 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन कैसे हो सकती है, बताइए। आइए सब विद्वान, आइए बैठिए मेरे साथ चर्चा कीजिए। आप बुलाइए अपने स्टूडियो पर, आप उस समिट कीजिए। 10 सिटी, सिर्फ 10 सिटी पकड़िए साहब, वहां आप 2 साल तक ये मोमेंटम लाइए। कोई न कोई बिजनेस हाउस वहां 1-2 समिट कर लें। हर महीने 2 महीने कोई न कोई समिट हो रहा है और विषय चर्चा में चल रहा है कि भाई इस शहर को मुझे मेरे राज्य का इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन बना देना है। बन जाएगा जी, पक्का बन जाएगा। और इसलिए मुझे जो दूसरी मदद आपसे चाहिए, वो दूसरी मदद मुझे ये चाहिए, और त्योहार में तो कुछ मांग भी सकते हैं जी, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जिसको मांगने का पूरा हक है, और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ न कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। मुझे पूरी समझ है इन चीजों की। मुझे उस विद्वानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन धरती के आंकड़े निकालोगे तो दिखाई दूंगा कहीं पर दोस्तों, ये पक्का दिखाई दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे दीपावली की, और मैं गुजराती हूं तो हमारे लिए नया वर्ष होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छित सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो, आपके परिवारजन को भी सुख शांति समृद्धि और उससे भी बड़ा संतोष मिले, इसी एक भावना के साथ आप सब आए। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।